नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें माना गया कि इंसान के मानव अधिकार की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। इसमें 4 तरह के मूलभूत अधिकारों को केंद्र में रखकर 30 आर्टिकल्स में इसकी व्याख्या की गई। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति और धार्मिक आज़ादी के अलावा भय और गरीबी से मुक्ति को मुख्य लक्ष्य माना गया। भारत ने भी इससे सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन देश में मानव अधिकार के लिए संस्था बनाने में उसे 45 साल लग गए। भारत में 1993 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। हालांकि ये भी देखने को मिला कि वो देश जो मानव अधिकार के पक्षकार रहे, इसके उल्लंघन में लिप्त भी पाए गए। दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी खड़ी हुई कि जो खुद मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उनके मानव अधिकार की रक्षा क्यों की जानी चाहिए, और इसमें फौज और पुलिस के मानव अधिकार बनाम आतंकवादियों के मानव अधिकार की बहस भी तेज हुई। भारत में बीते 23 सालों का अनुभव ये बताता है कि जहां कुछ मुद्दों पर एनएचआरसी की दखल प्रभावी रही है, वहीं ये आंकड़ा भी सामने आया है कि मानव अधिकार आयोग के 46% सुझावों पर सरकारों ने कोई अमल नहीं किया। आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार की बहस एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने है और इस पर दोनों ही पक्षों के मजबूत तर्क हैं। ऐसे में आगे का रास्ता क्या हो, आज सरोकार इसी मुद्दे पर। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रशांत भूषण। आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा आप CPIL जैसी मानवाधिकार संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था से जुड़े हैं। आप कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शंकर सेन हैं। आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल NHRC में रह चुके हैं 1994 से 1998 के बीच, और हमारे साथ NHRC के पूर्व रजिस्ट्रार AK गर्ग साहब हैं। आप 2007 से 2015 के बीच वहां पर रह चुके हैं, और आप दिल्ली में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ BJP के नेता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन भी हैं, और हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर। आप इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ब्यूरो चीफ हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं कॉलिन गोंजाल्विस। आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। उसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। आपकी संस्था मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ती रही है। और यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। अपनी चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये शिकायत लेकर कि उसकी बहुत सारी सिफारिशों पर सरकारें अमल नहीं करती। पिछले महीने केंद्र ने संसद में बताया था कि मानवाधिकार हनन के मामलों में NHRC की वित्तीय मुआवजा देने की 46% अनुशंसाएं लंबित पड़ी हुई थीं। NHRC की सिफारिशें खासकर वैसे मामलों में नज़रअंदाज कर दी जाती हैं जिनमें मानवाधिकार हनन के आरोपी सुरक्षा बल होते हैं। अब ये आयोग ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे उसकी सिफारिशें मानने के लिए सरकारें बाध्य हों। उसने यही गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मानने के मूड में नहीं दिखती। उसने न्यायालय में दो टूक कह दिया है कि सब कुछ 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक चल रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NHRC के संदर्भ में सिफारिश शब्द को वो अर्थ और मूल्य प्रदान करना चाहता है। वैसे आयोग की समस्याएं पुरानी हैं। आयोग के कारगर न होने का एक प्रमुख कारण ये है कि उसकी अनुशंसाएं मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई गई हों। इस कारण अनेक शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र से जवाब तलब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सशस्त्र बल उनके दायरे से बाहर हैं। राष्ट्रीय आयोग भी सशस्त्र बलों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगने पर केंद्र से महज रिपोर्ट मांग सकता है, गवाहों को नहीं बुला सकता।
मानव अधिकार आयोगों के अप्रभावी रहने का शायद सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। इसी का नतीजा है कि हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कागजों पर ही रह गया। इसके अलावा पदों का खाली पड़े रहना, संसाधनों का अभाव, अत्यधिक शिकायतें आना और आयोगों के अंदर नौकरशाही ढर्रे की कार्यशैली इन आयोगों की समस्या रही है। ये तमाम कारण जाने पहचाने हैं, लेकिन सरकारों ने कभी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इस हाल में क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि एनएचआरसी आज खुद को लाचार पा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से इसकी लाचारी का कोई हल निकलेगा? सेन साहब, मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री की तरफ से लोकसभा में एक बयान दिया गया जिसमें बताया गया कि 2013 से 2016-17 के बीच, जून 2016-17 तक आयोग में यानी एनएचआरसी में कुल 1292 मामले सामने आए थे मुआवजे की सिफारिश के, जिसमें 699 मामलों में मुआवजा दिया गया और 593 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, और क्या अगर एनएचआरसी अपने सिफारिशों को पूरा नहीं करवा पा रही है तो उसको एक निरर्थक संस्था माना जाए? देखिए, हमको सोचने होगा, एनएचआरसी को पास बहुत कंप्लेंट आते हैं। एक्चुअली हम लोग जब कमीशन में शुरू किया था, फर्स्ट ईयर देयर वर ओनली 102 कंप्लेंट्स एंड नाउ एवरी मंथ, एवरी ईयर 1 लाख ऑफ कंप्लेंट्स आती है। वो तो डिस्पोजल के लिए टाइम लगते हैं, बट जो हम कहने चाहते हैं, जो डिस्पोजल एनएचआरसी का स्लो हो गया और बहुत केस एनएचआरसी अभी दे देते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जहां अच्छा से नहीं सेन साहब, ये तो बात ही नहीं है। ये तो वो मामले हैं जिस पे एनएचआरसी ने डिस्पोजल दे दिया, मतलब अपनी तरफ से वो सिफारिश कर दी है। जो पेंडिंग है उसकी तो बात ही नहीं है। ये वो केसेस हैं जिसकी सिफारिश की जा चुकी है और जिस पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अमल नहीं कर पा रही है। वैसे कम से कम 593 मामले हैं जो पेंडिंग हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिनको भी मुआवजे की दरकार है, जिनके लिए ये सिफारिशें की गई हैं, उन तक ये मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? जिम्मेदारी जरूर है, एनएचआरसी को कुछ देखना चाहिए। एनएचआरसी का रिकमेंडेशन, इसे रिकमेंडेटरी अथॉरिटी, एनएचआरसी का रिकमेंडेशन सरकार मान सकते हैं, नहीं मान सकती है, बट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में एक प्रोविजन भी है। ये ऐसी होने से एनएचआरसी कैन गो टू द कोर्ट टू सी दैट इज रिकमेंडेशंस आर ऑनर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऐसी केस हुआ, 3-4 केस में हम पता है, आपको बताने चाहते हैं। देयर वाज अ केस इन तमिलनाडु where a woman was raped in the police station. हम लोग एनएचआरसी से रिकमेंडेशन किया कि इनको 4 लाख कंपनसेशन देना चाहिए। जयललिता जी चीफ मिनिस्टर थे, वो बोला अनलेस एंड अनटिल ही इज कन्विक्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सवाल कैसे उठते हैं। एनएचआरसी बताया ठीक है, हम लोग हाई कोर्ट में जाएगा इसी के लिए। इमीडिएटली इट वाज स्पीड। नंबर ऑफ केसेस जहां हम लोग बोला ये दरकार है, सुप्रीम कोर्ट को पास जाएगा, हाई कोर्ट को पास जाएगा, टू इंश्योर that these recommendations are complied with the state तो आप government। ये कह रहे हैं कि अगर ये पेंडिंग मामले हैं मुआवजे के, तो इसके लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट केस में जाने सकता है। हाँ। करना भी चाहिए। अदरवाइज सी एक बात जो अभी चलता है स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन सवाल यह है कि कितने मामलों में कोर्ट में जाएगी एनएचआरसी, क्योंकि जब अभी के मामले 593 हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, आपने कहा 150 से 200 के करीब शुरुआती दिनों में केसेस थे, आज 1,17,000 केसेस आ रहे हैं एनएचआरसी के पास, और राज्यों के पास और भी ज़्यादा आ रहे होंगे। मेंबर्स सिर्फ 5 हैं, तो कितने केसेस के लिए और मुआवजे के लिए वो जा सकती है कोर्ट? आपको क्या लगता है, क्या एनएचआरसी के पावर बहुत सीमित हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करवा पा रही है? हाँ, बहुत सीमित हैं। कायदे से एनएचआरसी को एक ऐसी बॉडी होना चाहिए था जैसे कि कोर्ट्स होते हैं, कि जिनके आदेश का अगर पालन ना हो तो फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया जा सके। ये पावर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं उनको भी दी हैं, कुछ और क्वासी जुडिशल ट्राइब्यूनल्स हैं उनको भी वो पावर दी गई हैं। एनएचआरसी को भी दी जानी चाहिए थी और उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होनी चाहिए थी सरकार के ऊपर। लेकिन एक और कमज़ोरी है एनएचआरसी में, एनएचआरसी की नियुक्ति अभी भी
एसेंशियली सरकार ही करती है। एनएचआरसी सरकार और उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एनएचआरसी जैसी संस्था जो कि एक जिसको कहते हैं कि ओम्बुड्समैन की तरह है, ह्यूमन राइट्स ओम्बुड्समैन, और जो सरकार के ऊपर निगरानी रखती है, सरकार की जो एजेंसीज ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस करती हैं उसके ऊपर निगरानी रखती है, कि ये संस्था सरकार और इवन जो ऑपोजिशन लीडर वगैरह हैं उनसे बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। और इस वजह से इनकी नियुक्ति ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स हैं बिल्कुल एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जिसमें सरकार का प्रेजेंस मिनिमल हो, उसके द्वारा होनी चाहिए। ये भी एक कमज़ोरी ह्यूमन राइट्स कमीशन की लेकिन ये तो जिस समय इसके लिए लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था, उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो एनएचआरसी है ये तो 1993 के कानून के मुताबिक काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि फिर इसके पूरे कानून में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि इस संस्था का पूरा स्वरूप ही बदला जाए, जिसमें कि मेंबर्स को किस तरह से सेलेक्ट करना है उसको देखना पड़ेगा, जिसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए उसको भी देखना पड़ेगा, उसके धन का आवंटन कितना होना चाहिए और उसके अधिकार कितने होने चाहिए। अगर आप नए सिरे से परिभाषित करने की बात करें तो ये सभी शामिल करने की बात करें। मैडम एक बात कहना चाहते हैं, जो परिवर्तन तो होलसेल चेंज तो दूसरी बात है। एक रिकमेंडेशन हम लोग किया था, हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का बदल करने के लिए आमेदी कमेटी किया था, हम उसके सेक्रेटरी भी थे। हम लोग रिकमेंडेशन किया एटलीस्ट यही जो कलेजियम जो सिलेक्शन करते हैं, चेयरमैन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कलेजियम। ये मेंबर कौन लोग आते हैं, चेयरमैन का कुछ से होना चाहिए, वो नहीं माना, सरकार नहीं माना, दैट रिकमेंडेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। देखिए 3 बदलाव होने की ज़रूरत है जी। अगर उसको इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाना है मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए। पहला तो कि नियुक्ति जो है एक ब्रॉड बेस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हो, जो सरकार के हाथ में ना हो जी। दूसरी बात, उसके पास पूरी पावर हो अपनी रिकमेंडेशंस को एनफोर्स कराने की। और तीसरी बात कि उसके पास इनफ पर्सनल हो। देखिए मेंबर्स जितने हों वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि स्टाफ और इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी। जब कोई मानव अधिकार का उल्लंघन होता है और कंप्लेंट आती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी मशीनरी से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ये नहीं कि कोई सरकार की एजेंसी को बोल दें कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट दे दो। और उनके पास काफ़ी अधिकारी होने चाहिए, काफ़ी इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। आप ह्यूमन राइट कमीशन की मशीनरी की बात कर रहे हैं, उस मशीनरी के एक तरह से कर्ता धर्ता और एक कारक आप भी हैं, इसलिए मैं आपके पास आना चाहती हूँ, सत्यपाल जैन के पास जाऊँ उससे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो आपने एक सुझाव दिया कि एक इतनी बड़ी मशीनरी होनी चाहिए ह्यूमन राइट कमीशन के पास जो अपने लेवल पर जो शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच करा सके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सुझाव इनकी तरफ से आया है, क्या अभी एनएचआरसी के अंदर इसका पालन होता है? क्या जो शिकायतें आती हैं उसका अपने लेवल पे जांच कराई जाती है एनएचआरसी की तरफ से? देखिए एनएचआरसी में एक इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न है और हमारे सैन साहब उसके फर्स्ट डीजीआई भी रहे, फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे जी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर केस में एनएचआरसी अपना इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं जिनमें कहिए सोसाइटी के एक बड़े वर्ग के हित इन्वॉल्व होते हैं या जो अदरवाइज इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें एनएचआरसी अपनी टीम भेज के इंक्वायरी कराती रही है। और इस वक्त छाया शर्मा हैं जो कि यहाँ पहले डीसीपी थी, इस वक्त डीआईजी हैं एनएचआरसी में। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी निगरानी में बहुत सारे केसेस में एनएचआरसी ने इंक्वायरी की है। ये अलग बात है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट एनएचआरसी पब्लिश नहीं करता है और मैं समझता हूँ कि पब्लिश करना चाहिए। जहाँ तक एनएचआरसी की प्रभावी संस्था होने की बात है, उसके बारे में आपकी क्या मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि एनएचआरसी प्रभावी संस्था नहीं है मौजूदा प्रावधानों के अनुसार। देखिए आप चुनाव आयोग की बात ले लीजिए। चुनाव आयोग टीएन सेशन साहब के आने से पहले क्या था? एक निष्प्रभावी संस्था था। उन्होंने आके इस टाइगर के दांत दिखा दिए लोगों को।
तो अगर एनएचआरसी प्रभावी संस्था नहीं बन पा रहा है या लोगों का एक ऐसा कंसेप्ट एनएचआरसी के बारे में बन रहा है, तो अगर ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है तो इसके लिए एनएचआरसी बहुत हद तक खुद ही जिम्मेदार है। इंडिया इज़ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, वो जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती। सेक्शन 18 जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का है, उसमें एनएचआरसी को ये अधिकार दिया गया है कि अपनी सिफारिशों को, अपनी इंक्वायरीज को पब्लिक करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनएचआरसी को टीएन शेषन जैसा एक चुनाव अधिकारी चाहिए जो उसको वो महत्व दिलवा सके। हाँ, बिल्कुल ये बात लेकिन मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल के दिनों में, कुछ ही दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ पर वहाँ के जजों ने ये माना कि जो रिकमेंडेशन की व्यवस्था है इसको कुछ मूल्य, कुछ अर्थ प्रदान किया जाए, यानी वैल्यू और मीनिंग दी जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें, देखिए एनएचआरसी किस तरह से फंक्शन करता है ये समझ लेने की ज़रूरत है। एनएचआरसी अपनी सिफारिशें संभावनाओं के बेसिस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। एनएचआरसी में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एडवर्सेरियल नहीं होती, पक्षों को नहीं सुना जाता वहाँ। हम रिपोर्ट मंगाते हैं, उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, उसमें कुछ कमी होती है दूसरी रिपोर्ट मंगा लेते हैं संबंधित पक्ष से जी। और उस बेसिस पे अपनी करते हैं। तो एवरी रिकमेंडेशन ऑफ एनएचआरसी इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस। प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे जो सिफारिश की गई है उसको अगर आप बाइंडिंग बना देंगे फिर तो एक डिजास्टर हो जाएगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। जो संभावनाओं के आधार पे फैसले नहीं किए जा सकते हैं, आप इस तरफ इशारा हाँ, कर रहे हैं। yes। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, मैं कॉलिन साहब आपसे इसका जवाब लेना चाहती हूँ। गर्ग साहब जो एनएचआरसी में पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं, उनका दो बातों पर फोकस है। वो ये कह रहे हैं कि संभावनाओं के आधार पर कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता जिससे कि एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस को बाध्य किया जाए, बाइंडिंग किया जाए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एनएचआरसी को अगर प्रभावी बनाना है तो टीएन शेषन जैसा कोई चुनाव अधिकारी होगा जिसने चुनाव आयोग को प्रभावी बनाया, उसी तरह का कोई ऐसा पूर्व न्यायाधीश आएगा तो शायद ये संस्था भी प्रभावी हो जाए। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो 10-15 साल पहले एक मशहूर संस्था था, अब ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, सुस्त हो गया। और इसलिए सुस्त हो गया या बेकार हो गया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मन में ये संस्था कोई काम का नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर संस्था काम करना नहीं चाहता है, सिर्फ शिकायत देना चाहेंगे कि हमारा पावर नहीं है, हमारा रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। जो पावर है फिलहाल इसका इस्तेमाल करो। लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक कोई व्यक्ति इस संस्था को सक्रिय बनाना नहीं चाहता है तो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो गया। कश्मीर में देखो, पैलेट फायरिंग में कितने बच्चों का ये जख्मी हो गया। जाओ कश्मीर में जाके पब्लिक में बैठो, पब्लिक हियरिंग करो, कंडेम करो, लेकिन हिम्मत नहीं है करने का। मणिपुर में हर साल 250 लोगों का फेक एनकाउंटर होता है। जाओ मणिपुर में, हिम्मत दिखाओ, ये ह्यूमन राइट्स इशू है, उधर जाके पब्लिक हियरिंग करो, कंडेम करो सरकार को। लेकिन कॉलिन साहब, हमने तो ये भी सुना है कि जब एनएचआरसी अपनी तरफ से जांच करने गई कश्मीर में, तब वहां पर उसके खिलाफ पिटीशन लगाए गए कोर्ट्स में और उसको जांच करने से रोक दिया गया, क्योंकि राज्य सरकारें कहती हैं आप हमारे यहाँ जांच नहीं कर सकते हैं। एनएचआरसी का राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाना, उस ऑर्डर के खिलाफ, हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर काम करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलना हमें मत रोकना, हम लोग करना चाहते हैं एक जांच। लेकिन कोई हाईकोर्ट में गया, कोई मामूली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ जी। हिम्मत दिखाने का अगर ह्यूमन राइट्स में है, हिम्मत दिखा के काम करो, रिजल्ट निकालो। अगर रिजल्ट नहीं कर सकते हो तो काम मत करना, काम छोड़ देना। ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एक पावरफुल एक्ट है, लेकिन काम नहीं करना चाहता है कोई जी। एक्ट पावरफुल, हमेशा कंप्लेंट जी। आप ये कह रहे हैं कि एक्ट तो पावरफुल है, लेकिन उसको प्रभावी तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो उसके प्रतिनिधि हैं। I can appreciate Colin's anger,
बट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। एक्ट पावरफुल नहीं है। सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट लिख देते हैं कि आपका पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, उनका वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ऊपर इंक्वायरी कर नहीं सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है। That's a serious emasculation of the power of NHRC, and that is going on. And Kashmir government is saying the state police forces, NHRC cannot inquire. ये तो एक्ट का अंदर सेक्शन 19 जो है, हम लोग बोला था एटलीस्ट आर्मी का ऊपर तो आपका ध्यान देना है, तो पैरामिलिट्री फोर्स का ऊपर इंक्वायरी करने दो। दैट ऑल्सो गवर्नमेंट हैज नॉट एग्रीड टू द रिकमेंडेशन। एक वीकनेस है। सेकेंड बात जो उठाया, पर्टिकुलरली द रिकमेंडेशंस पार्ट ऑफ इट, nowhere in the world any human rights commission, कौन बताया हम जानते हैं, they have got the power to issue legally binding orders। and इसका और एक गलत होगा, legally binding orders होने से उसके ऊपर अपील होगा कोर्ट में, you can't enforce it। so NHRC will be caught up in the criminal justice system machinery। जी, आप लोगों की बात से ये लग रहा है कि एक एक्टिव NHRC को बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं पर वो खुद कानून की वजह से पीछे चली जाती है, और कहीं पर वो शायद उसके अंदर वो जिस तरह से कॉलिन इशारा कर रहे हैं कि वो इच्छा शक्ति की कमी भी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी है, देश में स्वतंत्रता है, हमारे NHRC के जितने मेंबर्स हैं पूरी दुनिया घूमते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। हर छुट्टी में टिकट गवर्नमेंट से लेते हैं, कहीं दुनिया घूमने जाते हैं। अगर आप में से कोई है NHRC के किसी मेंबर्स को अगर कश्मीर में जाके बैठना है, सिटिंग करनी है, और अगर इस इम्पॉर्टेंट इशू पे गवर्नमेंट उनको रोकती है, तो आप देखिए कितना बवाल होगा। हम लोगों प्रॉब्लम है कि NHRC अपने आप को खुद बांध रही है कि नहीं, हमारे पास पावर नहीं है, हम नहीं करेंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। केसेस आते हैं 5 लाख से ज़्यादा, सर सुन लीजिए ना, 5 लाख से ज़्यादा एक जीवन की वैल्यू नहीं है NHRC के। आप 20 लाख का अवार्ड दीजिए, कंपनसेशन दीजिए। अगर देखिए डेमोक्रेसी है, लोग देख रहे हैं, मतलब कंपनसेशन के रूप में NHRC केवल 5 लाख रुपए तक का रिकमेंडेशन कर सकती है। आप देखिए, अब गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है, NHRC कोर्ट में जाए। छोटा छोटा केस होता है, NHRC कोर्ट में जाता है। जैसे अब मणिपुर है, इसमें कोर्ट में NHRC की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट खड़े हुए, आप जाइए, जनता को इस बात से आगाह कीजिए कि गवर्नमेंट, हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है। अगली इलेक्शन में जनता उस गवर्नमेंट जो सरकार ये काम रोक रही है उसको सबक सिखाएगी। आपने खुद ही बार बार आप मतलब बोल के कि हमारी पावर्स नहीं है, आपने जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई। जी, तो NHRC अपनी सीमाओं में बनती जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है सत्यपाल जी कि ये जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि सिफारिशों की सीमाएं हैं, और उन सीमाओं में वो और ज़्यादा बंधी हुई नज़र आ रही है NHRC। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर उसमें काम करने वाले या उसके मेंबर्स या उसके पदाधिकारी अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल निभाएं तो शायद इससे बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और जिस तरह की उसकी सीमाएं बनाई गई हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा उसको और आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो खुल के इस पे काम कर सके? 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। अभी सेन साहब ने शुरू में जो वाक्य कहा, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि ये कानून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदुस्तान में 1993 में बना जी, 23 वर्ष पहले बना है जी। तो आपने कहा कि पहली बार शायद 102 कंप्लेंट्स आई थी, और आज उनकी संख्या लाखों में चली गई। 1,17,000 से कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। लाख से ऊपर चली गई, कितनी एग्जैक्ट है वो देखी जा सकती है। जिससे एक बात तो साबित होती है कि इस 23 वर्षों में देश में जागरूकता भी आई है, लोगों को अपने अधिकारों का पता भी लगा है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने काफ़ी तेजी के साथ अपने पांव पसारे हैं, काम किया है। जहाँ तक किसी भी आपने कहा कि इफेक्टिव लोग हों, प्रभावी लोग हों, प्रभावी ढंग से काम करे, उसकी सीमाओं का ताल्लुक है। ये बात केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे जर्नलिस्ट है। अपने अपने क्षेत्र में जो भी आदमी काम कर रहा है, अगर वो इफेक्टिव ढंग से काम करता है तो संस्था इफेक्टिव होती है। वो व्यक्ति अगर सुस्त हो जाता है, आंख मूंद के सो जाता है, तो संस्था सो जाती है। TN शेषन साहब का जिक्र आया, TN शेषन ने वही कानून था, कोई कानून में बदलाव नहीं आया था। मैं इलेक्शन लॉ में वकालत करता हूँ, ना किसी एक्ट में चेंज आया, ना रूल में चेंज आया, लेकिन उन्होंने उन्हीं प्रावधानों को इस तरीके से लागू किया कि हिंदुस्तान का चुनाव का सारा सिस्टम बदल गया। कोई दौर होता था झंडे बड़े होते थे, और कोई दौर आया कि शांतिपूर्ण चुनाव होने लग गया उसी कानून में।
जहां तक राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का प्रश्न है, आपको इसकी सीमाओं का भी कानूनी ध्यान रखना पड़ेगा। जो तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भारत के संविधान ने दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एनफोर्सिएबल हैं किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। मानवाधिकार उससे कहीं आगे जाता है, विषय कहीं आगे उससे जाता है। इसलिए इस आयोग को और सक्रिय होना चाहिए, और सक्रिय तब होगा जबकि वहां बैठे लोग सक्रिय होंगे, या समाज के अंदर उसको सक्रिय करने का प्रयास किया जाएगा। वो कोर्ट के माध्यम से हो, वो संसद में चर्चा के माध्यम से हो, वो मीडिया के माध्यम से हो। अनफॉर्चुनेटली, मेरी बात का बुरा ना बनाएं, दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि हम जो इसका मूल्यांकन करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो मूल्यांकन सिर्फ इसी बात पर होता है कि वो कश्मीर में गए कि नहीं गए, मणिपुर में गए कि नहीं गए, जो कि हाईली डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे कि देश के अंदर हजारों बच्चे हैं जो 10 साल, 12 साल, 14 साल के, जो रेलवे स्टेशन पर भी मजदूरी कर रहे हैं, जो रात को भूखे सो रहे हैं। आपको हजारों मजदूर मिलेंगे जो ठेकेदारों ने घर में बंदी बनाकर रखे हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम, जैसे आज हो रहा, हर चीज का मूल्यांकन मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हाँ। आप कश्मीर में जाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर में तो जो लोग हैं उनसे भी कोई बात करने को तैयार नहीं, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करेगा? और दूसरा, सेक्शन 1 नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट का, उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, एक्सेप्ट he knows it, I got the act also, I can read that clause। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, हम कई बार मानवीय अधिकार केवल उन लोगों के मानवीय अधिकार मानकर चलते हैं जो कहीं ना कहीं हिंसा कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहे हैं, सेनाओं पर, पुलिस पर, मिलिट्री पर फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। हम उनकी बात नहीं करते जो शांति से अतिक्रमण को बर्दाश्त कर रहे हैं। जवाब दो। हाँ। यही तो मैं कह रहा हूं कि एनएचआरसी की सबसे बड़ी फेलिंग ये है कि आप कश्मीर और मणिपुर को तो छोड़ दीजिए, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन तक नहीं जा रहे हैं। और इसकी एनएचआरसी में जो बैठे हैं उससे ज्यादा इसकी वजह है जो हमारे राजनेता हैं। आप इस सरकार को लीजिए, पिछली सरकार को लीजिए। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले किसको अपॉइंट किया? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, क्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी। लेकिन उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद वो वहां से उठते हैं, राजभवन में जाके बैठते हैं। आप ये सोचिए कि वो राजभवन जाने के लिए पार्किंग प्लेस था कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ी की है मैंने, इसके बाद तो मुझे राजभवन जाना है। जिस मेंबर की अपॉइंटमेंट पे आप ये सरकार कहती है कि कोलिजियम, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप बताइए कौन सी ट्रांसपेरेंसी से आप एनएचआरसी में अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं? एक्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होगा, और रिटायर्ड जस्टिस 2, 3, 4 से ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ। एक कम से कम रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो 1000 एप्लीकेशन आ गई, आप किसी को लगा दें, फिर 2 प्रोमिनेंट आदमी लगते हैं। ऐसे राज्यों में है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी आयोग में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अध्यक्ष हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मेंबर हैं, अगर वो संस्था भी एक्टिव नहीं होती तो फिर कौन एक्टिव होगा? मैं उसको, ये बहुत ही गंभीर विषय होगा, इस पर कभी अलग से चर्चा की जा सकती है। क्यों ये संस्था जो है इनएक्टिव है? अब तो सवाल ये उठाया जाने लगा। हम तो बहस ये कर रहे थे कि उस संस्था को पावर मिलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अब तो यहाँ पर सक्रियता के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे संस्था के। और मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। कॉलिन साहब ने कहा कि 15 साल पहले ये संस्था इतनी इनएक्टिव नहीं थी, ये संस्था प्रभावी थी, आज ये लगातार डाउनफॉल पे है। नो, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर कॉलिंग दैट ही रिमेंबर्स सम गुड वर्क डन बाय अस एट वन टाइम। बस वो बात नहीं, बात यही है, 2-3 सवाल उठा है, उसके ऊपर जवाब हम देने चाहते हैं। पहले बात उठा जो कंपनसेशन को बात, देन आई विल कम टू द मेन पॉइंट यू हैव रेज्ड। ये जो बात आप उठाया, जिस कमीशन का हाउस सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय जरूर होना चाहिए, वो बात तो ठीक है। एंड ये बात नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी के लिए सक्रिय नहीं है। कमीशन बहुत बाद में सक्रिय भी है। यही जो बात उठाया, सब जो उठाया, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, स्टार्वेशन डेथ, these are the issues commission has taken up and projected। कमीशन रेकमेंड कर सकता है, कमीशन तो कर सकता नहीं कि थाना में, रास्ता में जाके सबको खिला दो। गवर्नमेंट के ऊपर पावरफुल रिकमेंडेशन किया। गुजरात में आप देखा कमीशन कैसे रेकमेंड करके दिया है। सो कमीशन हैज डन वर्क। इट विल बी अनफेयर टू से दैट कमीशन हैज नॉट डन एनीथिंग। लेकिन मीडिया वो नहीं छापता ना, मीडिया सिर्फ जम्मू कश्मीर छापता है। अच्छा, वो बात यही है कि एट द सेम टाइम समथिंग शुड बी डन। द पॉइंट व्हिच मिस्टर प्रशांत भूषण हैज रेज्ड, चीफ जस्टिस चेयरमैन होना चाहिए, जज होना, बट
there should be 2 members with experience in human rights. ऐसी आदमी, a man like him वो भी should have been provision है, there. वो भी provision नहीं, है वो तो उसमें। 2 मेंबर्स हैं है, जिनको provision है, ह्यूमन 5 में राइट्स से का 2 They are एक्सपीरियंस होना taking, चाहिए। they are taking from services, foreign service, IAS and all. Instead of that, I personally strongly feel ये जुडिशियल ओरिएंटेशन नहीं देकर कमीशन के ह्यूमन राइट्स का एक्टिविटी का आदमी लेना चाहिए, जी। उसमें ये होगा। लेकिन ये बात जिस ठीक नहीं, जिस just- बड़े just a पैमाने पर जी जस्ट सेकंड, ये बात ठीक नहीं कहना ये partiality. After all, if he is a collegium, there is a leader of opposition. जिसको लेते हैं, leader of opposition also agrees. What else we can do in our present नहीं, system? मैं तो ये सवाल उठा रही हूँ कि अगर इसकी सक्रियता बढ़ानी है तो क्या इसका ढांचे में भी जवाब बदलाव करने की जरूरत है? ब्रेक के बाद लौटेंगे। क्या ढांचे में भी इसके बदलाव करने की जरूरत है? क्या और ज्यादा मेंबर्स की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है? क्या और ज्यादा धन के आवंटन की जरूरत है, आपने कहा? और दूसरा, सक्रियता तो ठीक है, लेकिन सक्रियता के साथ साथ क्या पावर को भी अगर बढ़ाया जाए तो उसमें क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आम आदमी के जो मानव अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, तो उसको बचाए रखने के लिए और क्या इस ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। कॉलिन साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत इस सेगमेंट में आपसे करना चाहती हूं। हम लोग बात कर रहे थे कि एनएचआरसी के ढांचे में किस तरह से बदलाव किया जाए कि आप जिस सक्रियता की उम्मीद कर रहे हैं वो सक्रियता और ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाई दे। एक और सवाल इसके साथ साथ मैं उठाना चाहती हूं कि एनएचआरसी कई बार इस सवाल को उठाती है कि उसके पावर पुलिस व्यवस्था को लेकर और आर्मी यानी फ़ौज को लेकर बहुत सीमित हैं, इसलिए भी वो बहुत जगहों पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या हमारी पुलिस मशीनरी को, हमारे फ़ौज की मशीनरी को और ज़्यादा संवेदनशील करने की भी ज़रूरत है ढांचे में परिवर्तन के अलावा? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स सरकार के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, एनएचआरसी कुछ नहीं कर पाएंगे। जज में न्यूट्रल, चीफ जस्टिस जब होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन चीफ जस्टिस रिटायरमेंट होने के बाद जब कमिश्नर बन जाते हैं, हेड ऑफ द कमीशन बन जाता है, तो एक्टिविस्ट का रूप में आना चाहिए। एक्टिविस्ट का रूप में मतलब है कि सरकार के खिलाफ बोलना, पुलिस के खिलाफ बोलना। और जब तक प्रमुख इस एटीट्यूड नहीं लेगा कि अब मैं जज नहीं हूं, अब मैं कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन हूं और मैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूं, अगर प्रमुख ये स्टैंड नहीं लेगा, पूरा संस्था नींद में रहेगा। और ये हमारा एनएचआरसी का इतिहास है। आप पीछे देखो कि जितने सारे चीफ जस्टिस, कुछ अच्छे रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो इतना सुस्त थे कि कुछ पूरा एनएचआरसी का काम धीरे 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 ठप हो गया। बोलने के लिए तैयार नहीं है सरकार के खिलाफ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनएचआरसी के प्रमुख को एक्टिविस्ट की भूमिका में आना पड़ेगा और तब जाके शायद इसको सही दिशा में ले आया जा सके। लेकिन मैंने बड़ा सवाल ये उठाया था कि अब तो कुछ हद तक, जैसे कोर्ट में जिस तरह का मामला सामने आया, हमने 7 या 8 सितंबर को कोर्ट में जिरह करते हुए सुना एनएचआरसी के वकील को, जिन्होंने कहा कि उन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए। वो ऐसा लगा कि वो लड़ने के मूड में आ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये स्पष्टता होगा कि एनएचआरसी में पावर है, पावर है, इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन पावर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मेरा कोई विश्वास नहीं है इस पर। आपको पावर मिलने के बाद भी आपका अगर एटीट्यूड गलत है, आपका प्रो सरकार एटीट्यूड है, आपको सरकार से के हाथ जोड़ के काम करना चाहेंगे और अंदर से आपका गुस्सा नहीं है सरकार के खिलाफ, अगर ह्यूमन राइट्स बेसिक वैल्यूज नहीं है, तो इतना पावर मिलने के बाद आप क्या करोगे? कुछ बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मैंने पिछले 20-30 सालों से देख रहा हूं, सुस्ती और नींद, गहरी नींद। और देखो,
बिल्डिंग है, स्टाफ है, पैसा है, गाड़ियां है, फॉरेन ट्रैवल है, सब कुछ है। हाँ, उसका 10% लेना, जो पैसा एनएचआरसी को मिलता है 10% चाहिए, वो सही एनजीओ को देना जो ह्यूमन राइट्स में है 10%, और 10 टाइम्स रिजल्ट आ जाएगा, कोई कमी नहीं है। क्यों एनएचआरसी जैसी संस्थाएं नींद में सोई हुई हैं? मतलब एनएचआरसी को उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, कॉलिन साहब को तो गुस्सा आ रहा है कि अगर ये संस्थाएं एक्टिव हो जाएं तो शायद अभी जो सीमाएं हैं इसमें भी बहुत काम किया जा सकता मैं है। कुछ कहना चाहता हूँ। कॉलिन साहब ने जो एक्टिविस्ट होने की बात कही और एक कॉन्फ्रंटेशन की बात कही, देखिए कॉन्फ्रंटेशन से कभी कुछ हासिल होने वाला है नहीं, एक चीज़। और जहाँ तक निष्क्रिय होने की बात है, उन्होंने कहा सब 10 साल पहले तो काम कर रहे थे लेकिन 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। मैं इस बात का बहुत पुरजोर विरोध करना चाहता हूँ। 10 साल पहले क्या था? 10 साल पहले 2006 की पोजीशन में आपको बता रहा हूँ, 50 केसेस में रिकमेंडेशन करता था एनएचआरसी। अगर हमारे पास 50,000 कंप्लेंट्स उन 2006 में आई तो उसमें से 50 केसेस में रिकमेंडेशन हुई, और अब 1 लाख केसेस अगर आते हैं तो 700-800 केसेस में रिकमेंडेशन होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो गए? आप ये देखिए समस्याएं नहीं, वो निष्क्रियता इस आधार पर जांच रहे हैं कि वो जो एक्टिविज्म होना चाहिए, वो सुविधाजनक स्थिति में रहते हुए काम करना और एक्टिविज्म के तहत काम करने में फर्क दिखाना चाहते हैं। एक्टिविज्म ऐसा आप नहीं कह सकते। आप एक चीज देखिए, हमारे पास 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हर साल आती हैं। मेंबर्स कितने हैं? 5। उसमें से लेकिन भी ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तो काफी बड़ा है, मैंने देखा। नहीं, मेंबर्स ही ऑर्डर्स तो मेंबर्स ही करेंगे। मेंबर्स ही ऑर्डर्स कर सकते हैं और कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। तो मेंबर हैं 5। उनमें से भी एक सत्यव्रत पाल साहब फरवरी 2014 में रिटायर हुए, और उसके बाद से वो पद खाली है। और 2.5 साल से वो पद खाली है। जी 8 महीने बालाकृष्णन साहब के पास बाद चीफ साहब का पद खाली रहा, जबकि सिर्फ 3 मेंबर्स कर रहे थे। इतनी कम शक्ति देके आप उम्मीद करते हैं कि सक्रिय रूप से केंद्र में एनएचआरसी में तो ये भी हो रहा है, बहुत सारी राज्य सरकारों में तो अभी जो मानवाधिकार आयोग है वो बने ही नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में कहिएगा, इसके बाद मैं बच्चों के पास जाना जो बात उठाया आपको देखने होगा, एनएचआरसी हैज प्लेड क्वाइट एन एक्टिव रोल। फॉर एग्जांपल टाडा का जब नॉन रिन्यूअल हुआ, पता नहीं है, एनएचआरसी लिखा था, अपोज किया था that Tada should not be renewed. We sent letters to every member of the parliament making it clear that it should not be renewed, and it was not renewed. आपका particularly instrument of torture, convention of torture, India acceding to it, NHRC made it clear, the chairman made it clear in a letter to the prime minister, we are ashamed before the international community if it is not done. They had done it. Gujarat में आप देखा, NHRC chairman sometimes has taken a very very activist role. हाँ, I agree with it. There is more scope for active role that should be there, and that is why I strongly feel some of the human rights activists should be inducted in NHRC. ये तो बात जरूर है. But to say that NHRC has become absolutely useless and कुछ काम नहीं है, that is totally wrong. And I personally strongly feel, and Prashant Bhushan will bear me out, police reforms. That was NHRC made it clear कि आपका देखना चाहिए पुलिस का गलत तो जो है, but systemic reform भी करो, नहीं तो पुलिस का progress कभी नहीं होगा. और एक बात हम कहने चाहते हैं, order if it is given, particular order by the commission, it may be grudgingly accepted. A well argued recommendation can change a mindset. आप मान लिया अपोज करेगा, नहीं फॉलो करेगा, बट गुड रिकमेंडेशन कैन चेंज योर माइंडसेट. सो दीज कमीशंस हैव टू बी रिकमेंडेटरी. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जहाँ है, ऑल आर रिकमेंडेटरी. नोबडी गिव्स ऑर्डर्स लाइक दिस, बट it is for the commission to see and the government also to see commission's recommendations are honored, respected. उसके ऊपर काम करना चाहिए. जी.
मैं चाहती हूँ कुछ छात्रों के सवाल लिए जाएं। जहाँ तक इस पूरी चर्चा में हमको समझ में आया कि मानवाधिकार आयोग एक प्रकार की गाय है जो चारा भी खाती है, उसकी देखभाल भी की जाती है, लेकिन वो दूध नहीं देती, फिर वो बोझ बन जाती है। हमारा सवाल ये भी है कि अगर मानवाधिकार आम आदमियों के लिए है तो भारत के दूर दराज इलाके या ग्रामीणों में जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ पे गरीबी है, ऐसे में जब ये अधिकार सिर्फ आम लोगों के लिए बना और आम लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं, जब मानवाधिकार के सदस्य तब जाते हैं जब वहाँ पे कहीं बहुत बड़ा बलात्कार होता है दलितों के साथ या किसी कोई गरीब के साथ कुछ गलत होता है, ऐसे में कोई सदस्य जाता है और उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे में मानवाधिकार को ये भी सोचना चाहिए या क्या उसका एक ऐसा पहल होनी चाहिए कि आम आदमी के लिए जो अधिकार बना है उसको आम आदमी समझे, इसके लिए क्या मतलब होना आप चाहिए? ये कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। और अगर कोई प्रोएक्टिव संस्था हो मानवाधिकार की तो उसका सबसे पहले ये काम होगा कि देश के पूरे हालात को देखकर ये आइडेंटिफाई करे कि भाई कहाँ पर मानवाधिकार, किस तरह के मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, कौन से सबसे सीरियस हैं, और उन पर फिर प्रोएक्टिवली काम करे। यानी कि इसका ना वेट करे कि कोई जना कोई कंप्लेंट भेजेगा या फिर कभी मीडिया में कोई बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा किसी चीज़ को लेकर और उस पर फिर एक्टिव होगा। उसके आगे बढ़कर ये देखे कि भाई कहाँ पर ज़्यादा मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और वहाँ पर खुद जाकर अपनी टीम को ले जाकर, मतलब कि सुओ मोटो वहाँ पर देखे, उसकी इंक्वायरी करे, उस पर रिपोर्ट दे। प्रशांत जी, 2-3 उदाहरण अभी हाल के दिनों में कश्मीर को लेकर आए। जैसे कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो खबरें आई मीडिया में, उसको लेकर एनएचआरसी ने एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को। इसी तरह से अभी आप मनीष पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं, इनसे मेरी बातचीत में ये सामने आया कि इससे पहले भी कश्मीर में जाकर एनएचआरसी ने जांच करने की कोशिश की, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और फिर वो वैसे का वैसे रह गया। तो जब इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो फिर कैसे सक्रियता दिखाए एनएचआरसी? यहाँ पर एक्ट में ही अगर लिखा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर उनके दायरे में नहीं आएगा या आर्मी उनके दायरे में नहीं आएगी, वो आधी बात है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तब तो वो सिर्फ ये सिफारिश कर सकते हैं कि भाई ये कानून बदला जाए। भाई क्या रीज़न है कि जम्मू और कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन के दायरे में ना हो या आर्मी उनके दायरे में ना हो, होना चाहिए। ये तो बार बार वो अपनी तरफ से मांग कर ही रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये अधूरी बात है? ये कहना कि जम्मू एंड कश्मीर वो एनएचआरसी के दायरे से पूरी तरह बाहर है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि संविधान की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं और जो एक्ट है वो ये कहता है कि जो यूनियन लिस्ट है उसके मामले एनएचआरसी ही देखेगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित भी। अब यूनियन लिस्ट के अंदर आर्मी भी आ जाती है, आर्म्ड फोर्सेस भी आ गई। अब तो जो एक्सेसेस कमिटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर हैव टू बी कंपल्सरीली लुक्ड इनटू बाय एनएचआरसी एंड नॉट बाय एनीबडी एल्स। वो बड़ा सेक्शन 1 में बड़ा क्लियर लिखा है, वो सिर्फ शेड्यूल बी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, यस, सिर्फ ये उनके दायरे में आते हैं, बाकी नहीं आते। लेकिन वहां तो प्रश्न दूसरा है, नहीं, जब कमीशन इंक्वायरी करने जा रहा है तो वहीं के लोग रिट फाइल करते हैं कि आप नहीं आ सकते। नहीं, बात को उस तरह मत ले जाइए। सरकार, राज्य सरकार, बात को उस तरह मत ले जाइए। Inquiry into human rights violation by the army cannot be done under section 19 of the act. Yes. That's the thing. Very limited inquiry. Very limited inquiry. जी, मैं अगले सवाल की तरफ। Calling for the report. जहाँ तक मैंने इस बहस को समझा है उससे लग रहा है कि एनएचआरसी को एक शक्तिमान की ज़रूरत है। तो मेरा सवाल, चाहे वो अपने जो पावर्स है उनका सक्रिय इस्तेमाल के लिए, चाहे अपने पावर्स की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं कि सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है, एनएचआरसी खुद से अपने अंदर क्या बदलाव लाने जा रही है और सिविल सोसाइटी इसके लिए आगे क्या करेगी? दुर्भाग्य की बात है कि हमने एनएचआरसी के तमाम मेंबर्स को अप्रोच किया लेकिन कोई आ नहीं सका। लेकिन आप 2 लोग हैं जो एनएचआरसी को पहले बिलोंग कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अगर इसका जवाब देना चाहें। देखिए, एनएचआरसी को सक्रिय होना चाहिए। हमारा देश में ह्यूमन राइट्स के जितना उल्लंघन होते हैं, एनएचआरसी कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे बड़ा ये है ये ट्रबल फ्री एक्सपीडिशियस जस्टिस which you cannot get from the courts, you can get from NHRC. This is one of the reasons NHRC का पास इतना
पिटिशन आते हैं। बट ये बात भी है, एनएचआरसी को कुछ करना चाहिए, मेंबर्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए। वॉट एवर इज हैपनिंग, देयर इज रूम फॉर मोर प्रोएक्टिव मेंबर्स, देयर इज रूम ऑल्सो फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ एनएचआरसी स्टाफ। सरकार के डेपुटेशन में आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स कुछ जानते नहीं, एनएचआरसी में चल काम करता है। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को और पुख्ता बनाए जाने की आप वकालत कर रहे हैं। सिलेक्शन नहीं, एनएचआरसी का हाथ में सिलेक्शन होना चाहिए। जो स्टाफ आते हैं गवर्नमेंट डेपुटेशन में, जिसको भेज देते हैं आ जाते हैं, उस काम करते थे इंश्योरेंस में, आज ह्यूमन राइट्स का चैंपियन होके घुस गया है। वो तो नहीं होना चाहिए। जी, अगले सवाल ले लेते हैं। मेरा प्रश्न है सरकार के हस्तक्षेप को लेकर के। ये बातें परिचर्चा में बार बार आई कि सरकार रिकमेंडेशन नहीं मांगती है। इसके अलावा राज्य सरकार हमें कहीं पर जांच करने से रोक रही है। सरकार नियुक्ति करती है, मनमानी करती है, जिसको चाहती है नियुक्त कर देती है। तो क्या ऐसे में हमको ये मान लेना चाहिए कि जो हमारा मानवाधिकार आयोग है खुद को बेबस पाता है, सरकार उसके लिए एक सीमा रेखा तय कर देती है? तो क्या मानवाधिकार आयोग लाचार है? देखिए, लाचार नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है, मैं ये पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उतना ही पावरफुल जो है उतना ही वीक है जितना उसको चलाने वाले लोग हैं। अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एनएचआरसी चेयरमैन आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग मेंबर्स होंगे, तो वो एनएचआरसी आप देखिएगा सडनली एक नया एनएचआरसी आपके सामने आएगा। दूसरी बात, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरे ख्याल से अगर इंडिया के टॉप 3 पावरफुल लोगों का नाम लिया जाए उनमें से एक वो होंगे। पिछले साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि सब राज्यों में, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट भी कहता है कि सब राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होने चाहिए। अभी मेरे ख्याल से 8 या 10 स्टेट नहीं, अभी 24 राज्यों में, 24 राज्यों में मानवाधिकार आयोग। हिमाचल में नहीं है अभी भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में हालांकि चेयरमैन की नियुक्ति की खबर भी आई, बावजूद इसके दिल्ली में नहीं बन सका। हालांकि दिल्ली में उनकी सरकार है जो सत्ता में इसी बात पर आए थे कि आम आदमी का अधिकार होना चाहिए, और वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं बना रहे। Delhi state government took a clear stand and there is some justification. Already NHRC is functioning here. दिल्ली के लिए करने का दरकार है कि नहीं? तो मेरा ये कहना है कि सरकारें कभी नहीं चाहेंगी एक अच्छा सिस्टम आए जो लोगों के लिए काम करे। कोई सरकार नहीं चाहती है, चाहे आज की सरकार है या इससे पिछली सरकार है, ये चाहेंगी कि सिस्टम अगर बन गया है तो किस तरह से उसको रोका जाए। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि खामी एनएचआरसी में भी है कि ये अपने को थोड़ा एग्जर्ट नहीं कर पाए। जो अपनी पावर्स है वो आप लोग खुद, एनएचआरसी का एक्ट भी कहता है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, वो उसका मसौदा एक्ट ने आपको पावर आपको दी है। तो आप एक्टिव होइए, आप दिखाइए लोगों को कि आप काम कर रहे हैं, और सरकार हमें नहीं करना दे रही। यहाँ आप अपने कमरे में बैठे हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, उसका जवाब आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता है जवाब क्या आया है। अब जैसे जुलाई में एनएचआरसी ने स्टेट जेएंडके गवर्नमेंट को कहा, लेकिन मनीष, यही एनएचआरसी है जो बार बार अपने लिए ज्यादा पावर की मांग भी करती रही है, और ये मांगे बहुत बार उठ चुकी हैं। क्या ये मांग तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है? बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जो पावर्स आपके पास हैं, पहले आप उनका तो पूरा इस्तेमाल कीजिए। अब दिखाइए कि आप जो अभी आपके पास पावर्स है, आप उसमें, अगर आपकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट नहीं मानती है, आप कोर्ट में जाइए, आप गवर्नमेंट को लिखिए, आप जनता को बताइए उसके बारे में। होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम पार्लियामेंट को बता रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, अगर इतनी सक्रियता दिखा दी एनएचआरसी के मेंबर्स ने और अध्यक्ष ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? मैं उन्होंने जो प्रश्न किया था, मूल प्रश्न, उसके उत्तर में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। फिक्स टर्म है उनकी, हटाए नहीं जा सकते। हटाए तो जा सकते हैं, लेकिन हटाने का प्रोसीजर ये है कि कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, और सुप्रीम कोर्ट फिर इंक्वायरी करके ये तय करता है कि हटाया जाए कि ना हटाया जाए। सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार उसको इनिशिएट कर सकती है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि भाई सरकार को इनिशिएट करना चाहिए पिछले चेयरमैन के खिलाफ, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। बस वो, उनको ये था कि भाई हमारे दबाव में रहें और हमारे खिलाफ कुछ ना करें। मैं उनके प्रश्न का एक सिर्फ उनको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसको एक बार आप अध्ययन करें। इसमें सरकार की मुदाखलत का कहीं स्कोप नहीं है। सरकार का रोल सिर्फ तब शुरू होता है
जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई अपनी रिपोर्ट भेजता है, जैसे आपने कॉम्पनसेशन की बात कही, अदरवाइज ये पूरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। सेक्शन 13, नहीं, 17, लेकिन सरकार का रोल भले ही इसमें दखल देने का नहीं है, लेकिन सरकार का रोल मुआवजा देने का है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मुआवजा देने में सरकारी मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार का रोल रिकमेंडेशन के बाद आता है, वर्किंग में नहीं आता, वर्किंग में रोल नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये दूसरी- और दूसरा ये है कि सरकार आपको एक इंस्टीट्यूशन को कैसे नहीं चलने देना, वो भी सरकार के हाथ जी, में मैं है। चाहती हूँ 2-3 लोग एक साथ अपने सवाल मैं एक पूछ बात लें, कहना- और कॉलिन साहब से भी किसी का सवाल है तो आप बताएं। पिछले कुछ समय से नजर आ रहा है कि जैसे मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर फेक एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं, तो आप बताइए कौन सी एक संस्था है जो जाकर इसकी जांच करेगी, जो आवाज उठाएगी? तो जो NHRC है वो कहती है कि ये कहने की बजाय कि हम करेंगे, आप हमें मौका दीजिए, वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर नहीं आता, यहाँ पर एक स्पेशल एक्ट लगा है, हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि जैसे वाचडॉग की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे हैं। जब मीडिया में कोई खबर आती है तो उनकी नींद है वो खुलती है, और वो सिर्फ इतना कहने के लिए कि ये बहुत बुरा हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, मैं कैन आई आंसर? आपका प्रश्न वही गलत है, क्योंकि NHRC ने कभी नहीं कहा कि मणिपुर में हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। एक्चुअली एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, उन्होंने कहा कि मणिपुर में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, और उन्होंने 62 केसेस की एक लिस्ट भी दी, समझे आप? NHRC ने उन 62 केसेस के अलावा 100 और केसेस में इंक्वायरी करी। NHRC ने उन सब केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये पाया कि एनकाउंटर फेक था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन 62 केसेस में से 10 केसेस को छांटा, और जस्टिस हेगड़े की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। जस्टिस हेगड़े ने उनको उन 10 एनकाउंटर्स की जांच की, और उन्होंने पाया कि वो 10 के 10 एनकाउंटर फेक थे, जाली थे। और NHRC ने उन 10 के अलावा और कितने केसेस में ये पाया कि एनकाउंटर फेक थे, और उन्होंने मुआवजे की भी सिफारिश की, और कुछ केसेस में रिकमेंडेशन डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल एक्शन की भी की। लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट ने, एक सेकंड मुझे अपनी बात पूरा करनी, लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशंस को कंप्लाई नहीं किया NHRC की। तो NHRC उसी केस में सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने इंक्वायरी की है, इन केसेस में हमने एनकाउंटर को फेक पाया है, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इनको निर्देश दीजिए कि हमारी रिकमेंडेशंस को कंप्लाई विद करें। कश्मीर को छोड़ के NHRC ने कभी ये नहीं कहा कि हमें जांच में कोई सरकार रुकावट डाल रही है। जी, मैं कॉलिन साहब आपसे भी जानना चाहूंगी, ये जो मणिपुर के केस के बारे में सवाल पूछा गया, आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर का केसेस में जैसे भाई साहब ने बताया कि NHRC ने कुछ 6200 केसेस का इंक्वायरी किया। ये 6200 केसेस में कोई भी विक्टिम फैमिली के पास नहीं गया, एक भी नहीं। और किया क्या, पुलिस का पेपर देखा और बोला ये फेक इनकाउंटर है, 100 फेक इनकाउंटर। अभी मजाक की बात देखो, 100 फेक इनकाउंटर्स होने के बाद जो पुलिसमैन ने किसी को एक मर्डर किया, इन कोल्ड ब्लड मर्डर, उसका प्रोसिक्यूशन का कोई रिकमेंडेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन का कोई रिकमेंडेशन। और NHRC क्या करेगा? 2 लाख रुपया देना, 3 लाख रुपया देना, 5 लाख रुपया देना, मौत हो गया, मर्डर हो गया व्यक्ति का, फेक एनकाउंटर NHRC कहता है, 5 लाख रुपया देना, चुप बैठो। इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, कुछ नहीं। तो ये NHRC का रोल हो गया। दिलाने के लिए तो कोई अगर कुछ कहेगा सक्रियता कि दिखाई, फेक एनकाउंटर है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन क्या हो, जिन लोगों ने ये क्राइम किया, उस तरफ उसका ध्यान नहीं गया, आप ये कह रहे हैं? कुछ नहीं है, बट देखिए कुछ नहीं। ये NHRC का रोल हो गया हमारा देश में कि देखो कोई मर गया, उसको थोड़ा पैसा दे दो, चुप कराओ उसको। ये NHRC का रोल है मणिपुर में, कश्मीर में, सब जगह पैसा दे दो, खत्म करो मामला। बट कॉलिन इज नॉट होली करेक्ट इन ए सेंस। जरूर NHRC कंपेंसेशन देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आल्सो कंपेंसेशन व्हाट एवर रिकमेंडेड बाय NHRC इज एक्सेप्टेड। NHRC क्या कर सकता है? इसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस का ऊपर केस करो, उसका ऊपर सस्पेंड करो। स्टेट गवर्नमेंट मेनी केसेस करते नहीं, इसको विगरसली फॉलो अप करना चाहिए। बट बियॉन्ड दैट NHRC कैन नॉट डू एनीथिंग। व्हाट इट कैन डू,
सो व्हाट एनएचआरसी शुड डू, एरंट एंड ट्रुएंट पुलिसमैन का ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये जोर जबरदस्त है, फॉलो अप करना चाहिए, दैट व्हाट आई एग्री। बट टू से एनएचआरसी का लिए उन लोग का पनिशमेंट नहीं होता है इज बियॉन्ड द हैंड्स ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी कैन नॉट डू। यही तो सवाल उठाया था यही तो इसीलिए तो हमने सवाल किया था कि क्या उसको और ज्यादा पावर दिए जाने की जरूरत है? ज्यादा पावर देने का मुश्किल यही है कि मोमेंट यू गिव दिस पावर, सपोज एनएचआरसी ऑर्डर दिया इसको ये करो, उसके ऊपर में अपील होगा कोर्ट में, ये चलते रहेगा। So instead of doing his work in the office, he has to run from court to court all over. And that's why nowhere this kind of judicially enforceable power has been given to the commissions. That part is. But powerful recommendation. I must say that हम लोग एक तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला, फिर वो एक मुआवजा देने वाली संस्था हो गई सर। नो सुनिए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देने से बाय एंड लार्ज स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सेप्टेड मेनी केसेस, एंड आई कैन चैप्टर एंड वर्स बता देगा कैसे स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया, पनिशमेंट कुछ हुआ, बट इसको विगरसली फॉलो अप करना चाहिए, एक बात है। बट टू से जो एनएचआरसी कहने से होगा, ये संभव नहीं है, अंडर द आवर प्रेजेंट सिस्टम एज इट इज नहीं है। एंड इन एनएचआरसी का करना चाहिए वो जो आप जो बताया कि एक्ट मेक्स एनएचआरसी ए वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशन इन ए सेंस। हालांकि 2006 में उसमें कुछ संशोधन भी किए गए, अमेंडमेंट भी किए गए। कॉस्मेटिक, एब्सोल्युटली कॉस्मेटिक। ये प्रिजन विजिट करो, परमिशन देने का दरकार नहीं, जांच के किसी भी स्तर पे मुआवजा देने का अधिकार भी कमीशन को भेजो। बट मेन पावर जो होना चाहिए, selection of personnel should be in the hands of NHRC. NHRC should have a fund of its own so that it's autonomous. It's not autonomous. वही प्रॉब्लम है जी। और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए NHRC को आपकी नजर में क्या किया जाना चाहिए? दो बातें कहना चाहता हूँ कि ये सेंट्रल एक्ट है, आपने जो भी पावर्स देनी है अंततोगत्वा आपको केंद्र में इस संशोधन करना पड़ेगा, इस नियम में, अधिनियम में। और जो इस समय देश के संसद की स्थिति है, जब तक एक आम सहमति ना बने कोई बिल पास होना संभव नहीं है। जो आपने शुरुआत की है, इस शुरुआत को आगे ले जाना चाहिए। जो लोग इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, निष्पक्ष लोग हैं और नई पीढ़ी जो इस बारे में अध्ययन करना चाहती है, वो चर्चा करके एक आम सहमति बनाए, क्योंकि जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक क्या पावर्स देनी है, कितनी पावर्स देनी है, किसको देनी है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, चयन की प्रक्रिया, चुनाव की नहीं, इस विषयों पर चर्चा शुरू हो और आम राय बनकर, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये हमेशा दुनिया चलती रहती है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो नागरिक हैं, जो इंसान हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़े, बहुत अच्छी बात है। ये संस्था केवल उनके अधिकारों के लिए ना बनकर रह जाए जो देश को अपना देश नहीं मानते, जो निर्दोष लोगों को बसों से उतार कर गोलियां मारते हैं, जो संसद पर हमला करते हैं, जो देशद्रोह की बात करते हैं। केवल उन्हीं के अधिकारों की बात ना करे, उन निर्दोष लोगों के अधिकारों की भी बात करे, जो उसका शिकार होते हैं, उनकी भी बात करे, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किसके तरफ से भी हो, कोई भी करता है, सरकारी फोर्सेस करेगा, कोई टेररिस्ट करेगा, पुलिस करेगा, तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इज ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। तो NHRC will take up any human rights violation. कौन कहता है that only human rights violations by the state or the police have to be taken? If a terrorist violates some, you take action. Who says action should not be taken? ये बात कहाँ से आई? That human rights activists are saying don't take action against terrorists. You take action against terrorists, full action against terrorists. But I'm saying you never take action against police. You never take action against the government. You don't have himmat. You don't have josh to take action against the government. You don't have the courage कि सरकार के खिलाफ बोलना। मैं तो ये कहता हूँ कि NHRC अंडर द एक्ट इज मोर पावरफुल इवन देन द सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं है, तो पावर्स हैं, उन पावर्स का इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। यानी मैं तो कहूँगा, आप लोग ये कह रहे हैं कि ढांचागत सुधार की जरूरत है, और ज्यादा बजट देने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा ये है कि NHRC की जो मौजूदा अभी क्षमताएं हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और NHRC के मेंबर्स को और ज्यादा सक्रियता दिखाने की जरूरत है। जब ज्यादा लोग जागरूक होंगे तो अपने अधिकार की मांग वो खुद करेंगे, और शायद इस तरह से जो लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ज्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका।